अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। आज शो का आगाज़ कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू से, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपनी ज़मानत मनसूख होने के बाद पहली बार हमारे शो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब कैसे हैं आप? टीवी के सामने आए, आप नजर नहीं आ रहे हैं। मैं टीवी के सामने ही हूँ, आपका कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम है? हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है शाह साहब, आए, डरिए नहीं। हाँ। फरीद आप बात कीजिए, हम आपको जवाब दे रहे हैं। हमने असल में दूध चूल्हे पे चढ़ाया हुआ है। दूध चूल्हे पे चढ़ाए हुए दूध का आपसे क्या ताल्लुक है? भाई जब से FIR दर्ज हुई है, हकीम ने बताया है कि दूध ज्यादा पिए। आ जाएं शाह साहब, आ जाएं, कैमरे के सामने आए, बैठे, बात करें, डरिए नहीं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ। ओ आ गए जी, सामने आए, खुल के आए, क्या वजह है? आप फिर इस किस्म का कोई सवाल नहीं करेंगे कि इस वक्त शाह जी कहाँ पे है, प्लीज। चले, आपको कह देंगे, आपको हमने वैसे ही कहा है कि आप किसी नामालूम मकाम से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। हाँ। आ जाएं। जी हाँ, फरमाइए। आगे आगे शाह जी, मैं तो परेशान हो गया था, ना स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं ना सियासत से नजर आ रहे हैं। भाई खौफजदा ना हो और परेशान भी आप ना हो। शाह महमूद कुरैशी साहब की हाई कोर्ट से जमानत मंसूख हो गई। जमानत की दरखास्त दी हुई थी इन्होंने, असद कैसर साहब ने और असद उमर साहब ने। जी। जैसे ही फैसला आया, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब कोर्ट के इस रूम में दरवाजे के पास खड़े थे। फैसले सुनते ही दौड़ लगा दी शाह साहब। गलत गलत, हरगिज़ नहीं, ये बात आप गलत कर रहे हैं। और ये हमारे मुखालफिन ने ये सोशल मीडिया के ऊपर हमारा मजाक बनाने की कोशिश की है। हम यहाँ पे ये वाजे करना चाहते हैं कि हम हरगिज़ नहीं भागे। शाह साहब, वीडियो में वाज़ेह है कि आप भाग रहे हैं। हरगिज़ नहीं भाई, जिस तरह ऑडियो मैसेज की स्पीड बढ़ा के सुना जाता है, हाँ। उसी तरह किसी ने हमारी उस वीडियो को स्पीड बढ़ा के तो सोशल मीडिया पे फेंका हुआ है। शाह साहब, ये क्या बात हुई? स्पीड कैसे बढ़ा दी उन्होंने? भाई उन्होंने सोशल मीडिया पे जोर से फेंकी और वो बढ़ गई स्पीड। शाह साहब, आप वाज़ेह तौर पे भागते हुए नजर आ रहे हैं, स्पीड नहीं बढ़ी उसकी। आप ये देखिए कि उस वक्त टेम्परेचर क्या था। फील 50 टेम्परेचर था। और वैसे जब अदालत का फैसला आया तो टेम्परेचर एकदम 60 पे पहुंच गया। अच्छा। कोई इतनी गर्मी में क्या और टहलते हुए गाड़ी की तरफ जाते हैं। भाई जाहिर है इतनी गर्मी से बचने के लिए हर आदमी जो है वो भाग के अपनी गाड़ी में बैठता है। गर्मी से बचने के लिए नहीं शाह साहब, गिरफ्तारी से बचने के लिए। फरीद, हम किसी और कमिटमेंट में आपके सामने आए हैं। माफ कीजिए, हम हरगिज़ नहीं भागे। ये हमारे मुखालिफिन ने हमारे खिलाफ इंतहाई घटिया प्रोपेगेंडा किया। शाह साहब, उस वीडियो में आप और असद उमर साहब साफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। गौरी साहब, आप माशाल्लाह एक मैच्योर आदमी है, जो आपकी रंगत से भी महसूस हो रहा है। आप ये देखिए, आप खुद एक्टर हैं, आप दानिश्वर हैं। आप ये देखिए कि असद उमर भाग रहे थे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मगर मैं सिर्फ उनको रास्ता देने के लिए कि कहीं वो मुझ में ना टकरा जाए, मैंने भी अपनी स्पीड बढ़ा ली। अगर मैं अपनी स्पीड ना बढ़ाता तो असद उमर मुझ में आके लगते और मुझे रोनते हुए निकल जाते। और अल्लाह के फजल से हम अपने 40 साल सियासी कैरियर में किसी से रोंदे नहीं गए। शाह जी, 9 मई के वाकयात के बाद तो सारी PTI रोंदी गई है। हरगिज़ नहीं, नेवर, और लोग रोंदे गए होंगे। शाह जी अपने मौक़िफ़ पे खड़े। वाह। आप लोगों ने अगर इसी तरह की गुफ्तगू करनी है तो फिर हम दूध देखने चले जाएं। शाह जी नाराज क्यों हो रहे हैं? आपसे सिर्फ सवाल ये पूछा जा रहा है कि जमानत मंसूख होते ही आप दौड़ क्यों गए थे? भाई हम यही तो आपको अर्ज करना चाहते हैं कि हम अल्लाह के फजल से हरगिज़ नहीं थे दौड़े। ये हमारा मुखालिफिन का बनाया हुआ मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा है। हम तो अल्लाह के फजल से उस वक्त नहीं थे दौड़े जब हम तिफले मकतब थे, यानी तीसरी क्लास में पढ़ते थे और हम अपने दोस्तों के साथ शाम को ट्यूशन पढ़ के
कब्रिस्तान के बीचों बीच अपने घर की तरफ रवा दवा थे कि एकदम सामने एक पिच्छल पैरी आ गई। हमारे सारे दोस्त डर के चीखते हुए दौड़े, मगर अल्लाह के फजल से शाह महमूद वहां खड़ा रहा, बल्कि आगे बढ़ के पिच्छल पैरी से शेक हैंड किया और उनसे पूछा कि आंटी सुनाइए, आजकल किस जमात की तरफ से इलेक्शन लड़ रही है? अच्छा। हमें अच्छी तरह याद है, उन्होंने हमें वाजे बताया कि हम आजाद उम्मीदवार हैं। शाह जी, पिछल पैरी और इलेक्शन, ये पिछल पैरी इलेक्शन में कहां से आ गई? फरीद, हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह के इलेक्शन होते हैं, नतीजा देख के यूं लगता है कि कई पिछल पैरियां और जिन हजरात इलेक्शन में खड़े थे, क्योंकि जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं होती वो हजारों की तादाद में वोट ले जाता है, और कई हमारे जैसे हर दिल अजीज उम्मीदवारों के वोट बैलेट बॉक्स में से गायब होते हैं। और क्या आपको फिर भी यकीन नहीं आता कि पिछल पैरी और जिन्नात इलेक्शन में खड़े होते हैं? अच्छा शाह जी, ये बताइए कि आपकी और चेयरमैन पीटीआई के दरमियान मुलाकात हुई, जराये के मुताबिक इस मुलाकात के अंदर सख्त जुमलों का तबादला हुआ और कुछ तलखी भी आई। देखिए, चेयरमैन पीटीआई के साथ जो तलखी की बात की जा रही है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो निजी मामलात थे। आपको मालूम है कि हमारे चेयरमैन इंतहाई कंजूस वाक़े हुए। जब हम मुलाकात के लिए उनके यहां पहुंचे तो उन्होंने अपने वर्कर्स को शदीद गर्मी के बावजूद एयर कंडीशन ऑन करने से मना कर रखा। हमने कहा कि भाई, हमारा तो यहां बैठना मुहाल है, एयर कंडीशन चलाइए वरना बात शुरू नहीं हो सकती। जिस पे उनके साथ हमारी थोड़ी तलखी हुई। मगर शाह साहब, जराये तो ये दावा कर रहे हैं कि आपने चेयरमैन पीटीआई को कुछ अरसे के लिए खामोश रहने का मशवरा दिया, जिस पर यह तलखी हुई। भाई, बात सिर्फ इतनी सी है जिसका बतंगड़ बना दिया गया है। हम जब भी उनके काम वालों को एयर कंडीशन ऑन करने के लिए कहने लगते तो वो बीच में कूद पड़ती। इसलिए हमने चेयरमैन साहब को कहा कि खुदारा कुछ देर के लिए खामोश रहिए, जब एयर कंडीशन ऑन हो जाएगा तो फिर बोलना शुरू कर दीजिएगा। मगर शाह साहब, जराये तो ये कहते हैं कि आपने उन्हें बाहर जाने का मशवरा भी दिया है। फरीद, बिल्कुल हम मानते हैं, हमने उनको बाहर जाने का मशवरा दिया। वो तब जब उन्होंने किसी सूरत भी एयर कंडीशन ऑन नहीं करने दिया तो हमने उनसे कहा कि खुदारा अगर एयर कंडीशन ऑन नहीं करना तो फिर बाहर ही चले चलिए। किसी घने दरख्त पे बैठ के तोता मैना की मीटिंग ही कर लेते। सो उस तलखी का किसी सियासत से या मुल्क की हालात से ताल्लुक नहीं था। हाँ, उस कमरे के हालात से ताल्लुक जरूर था। यानी आप कहना ये चाहते हैं शाह साहब कि सारी सूरत हाल में आप बिल्कुल भी नहीं घबराए? हम ये बवांगे दोहल कह चुके हैं, बातिल से डरने वाले ऐ आसमान नहीं हम। वाह वाह वाह। और किन्नी कुआरी लमेगा इम्तिहान हमारा। यानी जमानत हो गई, जमानत मनसूख, जमानत हो गई, जमानत मनसूख, जमानत हो गई, जमानत मनसूख। भाई, ये जमानत क्या मुर्गी के रेट की तरह स्लेट पे लिखी जाती है, जिसे जब मर्जी दुकानदार मिटा के अपनी मर्जी का रेट लिख लेता। शाह साहब, मगर राजा रियाज साहब ये कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जल्द पीटीआई छोड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट की है और अडियाला से रिहाई भी उन्हें इसी वजह से मिली है। देखिए, राजा रियाज साहब सियासत के मलंग हैं, और मलंग जब ज्यादा न्याज खा लेता है तो उसे गूकी चढ़ जाती है। गूकी भूकी, ये क्या होता है? शाह जी, कूकी हुंदा है। भाई, उर्दू में गूकी होता है, गूकी, जिसे नस्तालीक अल्फाज में खुमारी कहते हैं। और जब मलंग को खुमारी चढ़ जाती है तो वो बुड़बड़ाना शुरू कर देता है और उसे खुद नहीं मालूम होता कि वो क्या बोल रहा है। इसलिए राजा रियाज साहब की किसी बात का मैं जवाब नहीं देना चाहता। क्या कहें? शाह साहब, आपने फरमाया कि कैद तन्हाई में आपको सोचने का मौका मिला, तो फिर क्या सोचा आपने? फरीद, आप चूंकि हमारे दोस्त भी हैं,
आपको आज दिल की बात बताने लगा हूं। ये जो हमने 1 महीना कैद काटी, उस कैद के अंदर सोच विचार ने जिंदगी की बहुत सी गुत्थियां सुलझा दी। अच्छा, एक लंबे अरसे से यही गुत्थी नहीं सुलझ रही थी कि पहले दुनिया पे अंडा आया था या मुर्गी। तो आप ये जानते हैं कि मखलूक खुदा की मोहब्बत ने कभी तन्हा रहने का मौका ही नहीं दिया था, इसलिए ये गुत्थी सुलझ नहीं पाई थी। अब इस 1 महीने के अंदर ये गुत्थी भी सुलझ गई कि पहले अंडा आया था या मुर्गी। शाहजी फिर किस नतीजे पे पहुंचे? फरीद, अंडा पहले आया था, अच्छा। चूंकि अंडे में से ही तो मुर्गी निकलती है। मगर शाहजी गुत्थी तो ना सुलझी, वो अंडा दिया किसने? यही तो आपको अपनी जेल की अचीवमेंट बताना चाहता हूं। अच्छा, अरे मेरे भोले बादशाह, वो अंडा दुकानदार ने दिया था। शाहजी वो अंडा दुकानदार ने दिया था? हरगिज नहीं। आपको ये मालूम नहीं कि गांव से लोग आते हैं, अंडे इकट्ठे करके यहाँ आके दुकानदारों के आगे बेच के जाते हैं। तो शाहजी जनाब, गांव वालों को अंडे कौन देता है? भाई यही मालूम करने के लिए तो पुलिस हमें दोबारा गिरफ्तार करना चाहती है। नाज़रीन, शाहजी का मसला हल होने वाला नहीं है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। गोगे जी अम्मा जी, पुत्र मैंने याद आया ओ लस्सी खट्टी हो गई है, जांदा पी जामी। वेलकम बैक खवातीन और हजरात। वेलकम जी, वेलकम। वाह वाह जी। आए। मैं ते हुन ये सोचनी आ जी कि हौली हौली जिन्नी गर्मी वधदी जांदी है पई, हुन ते कोई हाथ ले सी निकलन ते फिर ही गुजारा होए। लेकिन अम्मा इस गर्मी में आप बाहर कहाँ चली गई थी? पुत्र फिर गमी खुशी च निकलना पैंदा है। बिल्कुल कच्ची लस्सी पी बिया करो। जी। बाबा फिर अब तुसी आ गए हुन तुसी पियाओगे इंशाल्लाह। अगे पुत तेरे सामने ते खान पीन दा मशवरा देना भी जुर्म है। तेनू मैं किथों कच्ची लस्सी दी पूरी गड्डी बना के पियावां। बैठो बैठो माँ जी, गर्मी वैसे हो ही बड़ी गई है, दरख्त ही नहीं ना रहे। दरख्त भी लोकां वड छड़े ने। उत्तों पुत्र गड्डियां इन्नियां हो गईयां ने शहर च, उन्हां दे धुएं दी गर्मी, फिर एसी चलदे ने जेड़े वो बाहर गर्म हवा छुटदे ने, अंदर आले ते ठंडे होंदे ने ते माड़े जेड़े बेचारे बाहर फिरन दे ने, उन्हां लई गर्मी वधन दई। माँ जी जब आप छोटी होती थी तो गर्मी तब भी इतनी ज्यादा होती थी? पुत्र गर्मी ते हुंदी होई है जी बथेरी, मगर दरख्त बड़े लगे होंदे है गल, वाह। मैनू याद है मैं इथों लाहौरों जांदी हुंदी सां गुजराले, ते सारी सड़क दे सज्जे खब्बे दरख्त लगे होंदे सन। टाली, पाकिस्तान दा दरख्त टाली बड़ी मशहूर सी, हुन टाली नजर ही नहीं आउंदी। एवें ते नहीं जुल्फी बेचारा उन्हें आके हसबे हाल च बह गया, चंगा भला टाली ते बैठा हुंदा। अम्मा, तरक्की तो हमने कर ली है, दरख्त सारे काट दिए, गाड़ियां भी नई से नई हमारे पास हैं, बिल्डिंगें भी ऊंची से ऊंची हैं। बिल्कुल। लेकिन इस गर्मी की रोकथाम के लिए या मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए हमने कोई काम नहीं किया। आहो पुत्र, गर्मी ते इतनी वध गई है, बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया। तो माँ जी इतनी गर्मी में आप क्यों गई थी बाहर?
ਮੈਂ ਧੀਏ ਗਈ ਛਾ ਭੋਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਨਾ अच्छा अच्छा ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਬਲੀਮਾ ਸੀ ਅੱਜ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਆ अच्छा अच्छा ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ हाँ ये भी है ਆ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਹੀ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤਗੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ हाँ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ पंखे ਪੱਖੇ हाँ ਤੇ ਫੁਆਰਾਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ हाँ ਉਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਖਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ हाँ जी बिल्कुल ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਗਰਮੀ ਤੇ ਸੌੜ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ हाय ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ असल बात ये ਆ ਭੋਲੇ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ हाँ हाँ ਜਿਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਏ ਨਸਰੀਨ जी जी ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਏ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਧੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣੀ ਬਿਆਨੀ ਤੇ ਆਂਦੀ ਆ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਪੱਕੀ हाय ਉਹਨੂੰ ਨਸਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹ ਆਂਦੀ ਏ ਬੋਟੀ ਤੂੰ ਸਤਵੀਂ ਖਾਣ ਡਈ ਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਪੱਕੀ तौबा ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਬੋਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੋਗੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸਾਰੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਪਕਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾੜਨਾ ਸੀ ਕਿਚਨ ਚ ਆਪ ਪਕਾ ਲੈ ਤੇ ਖਾ ਲੈ हाँ ये बात सही कही ਪੁੱਤਰ ਲਿਆਜ ਮਲੇਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ वाह ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ हाँ जी सही ਬਲਕਿ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਵਾਹ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਰੋਟੀ ਹੈ हाँ हाँ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ हाय 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 ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰੌਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਲੈਣ बहुत अच्छे ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰੋਟੀ ਥੋੜ ਗਈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਕਾਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ वाह 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 ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ बेशक बेशक ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਹੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਸਰੀਨ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦੀ ਏ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਤੇ ਚੱਜ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਏ ਆ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਏਸੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਵਾਵਾ ਠੀਕ ਹੋ हाय ਜਾਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਏ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਏਸੀ ਲਾ ਲਈਏ ਆਂਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਏਸੀ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਏ ਚੱਲ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਤੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਏਸੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੋ हाँ माँ जी अब तो लोग शादियों पे पहले मेन्यू चेक करते हैं कि किसी के घर में क्या पका है कितनी डिशेस पकी हैं फिर जाते हैं किसी के घर खाना खाने ਉਹ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਖਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੁੱਕਦਾ हाँ बिल्कुल ਭੈੜਾ ਕਹਿਣਾ ਅਸਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ हाय 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 ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੇ ਸਿਆਪਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਆ हाँ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਸ ਭੈੜਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ इस्लाम ख्याल से अम्मा ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਲੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡਈ हाँ हाय जी ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ बिल्कुल माँ जी ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤਬੀਅਤ ਕੌੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ बिल्कुल सही बात ਸੁਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ हाँ जी माँ जी आप सुनाएं आप ठीक हैं ਆ ਗੁੱਤ ਕਰਿਆ ਕਰ ਵਾਲ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ अच्छा ठीक है माँ जी ਆ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ हाँ बिल्कुल ਅਕਲ ਮੱਤ ਦੀ ਗੱਲ हाँ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਜਦੋਂ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਹ, ਆ ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੋਤਲ ਨਾ ਮਿਲੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹਲਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੰਬੂ ਦਾ ਰੱਸਾ ਖੋਲ ਗਿਆ ਉਹ ਕਨੋਪੀ ਸਾਰੀ ਪਰੌਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ। ਉੱਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਉਤਰਿਆ ਬੋਤਲ ਪਿੱਛੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਇਹ ਬੋਤਲ ਪੱਲਿਓਂ ਪੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਰ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਜੀ ਲੱਕ 'ਚ ਮਾਰ ਲਓ ਸਿਰ 'ਚ ਨਾ ਮਾਰੋ ਵਿਗ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਟੱਪ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ ਬੋਤਲਾਂ ਫੇਰ ਰੱਜੇ
बस अम्मा सबर शुक्र हो तो आजकल ऐसे हालात ही ना पैदा हो। ਆਹੋ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈ हाँ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਰ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰਾ बेड़ा ही पार है। वाह वाह, वाह, क्या बात की अम्मा ने। जी सर। खुशहाल माशरे की कुंजी यही है कि अगर आप सब्र कर लें और उस पर शुक्र कर लें तो अल्लाह ताला आप पर तमाम जो नेमतें हैं वो आपको दे देता है। ਆਹ ਗੋਗੇ जी अम्मा जी ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਹ ਲੱਸੀ ਖੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਪੀ ਜਾਵੀਂ। नाजरीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सेठी साहब, अभी आपने फरमाया था कि लोग सरापा एहतजाज हैं मेरी कुर्सी छोड़ने पर, लेकिन मैंने तो किसी को एहतजाज करते हुए नहीं देखा। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੰਨੇ ਨਾ ਹੋਵੋ किधरे। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी तहलील कर दी गई। इस मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी पीसीबी के चेयरमैन के इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदार हो गए। आज इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे शो में मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम सेठी साहब, इतनी मुख्तसर मुद्दत के लिए इस बार आप आए। देखो फरीद, सबसे पहली बात तो ये है कि कुर्बानी सिर्फ बकरे छतरे या गाय की नहीं होती, और भी कुछ लोगों को कुर्बान होना पड़ता है। अच्छा, गो मुझे मालूम है कि इस वक्त मीडिया के ऊपर बड़ा वावेला मचा हुआ है इस बात का कि क्यों जा रहे हैं सेठी साहब, और लोग जो हैं जो मुझे चाहते हैं, और ऐसे हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो मुझे अक्सर ये कहते रहते हैं कि सेठी तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। मगर मैं समझता हूँ कि इससे पहले कि मियाँ शबाज शरीफ मुझे खुद कहते कि छल्ला दे जा कुर्बानी तेरी मेहरबानी, तो मुझे खुद कुर्बानी दे देनी चाहिए। देखिए, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कहीं किसी जगह पे इख्तलाफात पैदा हों। वाह, बात यह है कि करना तो काम है, खिदमत करनी है, मुल्क की करनी है, पीसीबी की करनी है, या लोगों की आवाम की खिदमत करनी है, तो नाम रोशन करना है मुल्क का, तो वो किसी और सीट पे बैठ के भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पीसीबी के साथ ही चिमटा जाए। वो अल्लाह के फजल से आपको सबको मालूम है कि जितनी देर मैं पीसीबी में बैठा हूँ पूरी दुनिया में उसका नाम रोशन किया है, और ऐसे ऐसे काम किए हैं जिससे इज्जत बहाल हुई है पाकिस्तान की। जी हाँ। अभी आखिरी जो इंडिया के साथ जो मुतक्का लगा हुआ था जी जी, कि इंडिया कह रहा है हमने इधर नहीं आना, तो हमने भी दो टोक जवाब दिया कि नहीं आना तो गसमानो का हो भी नहीं आना। ये फैसला दिलेर चेयरमैन नहीं कर सकता सर। जी हाँ जी हाँ। तो बात ये है कि ये तो लोगों को मालूम है कि पीसीबी में जैसी खिदमात नजम सेठी की हैं वैसी किसी और की नहीं हो सकती। बिल्कुल। और मैंने उन लोगों को भी मौका दिया है जो क्रिकेट के अलहबे से भी नहीं वाकफ, वाह वाह, उनके पल्ले ही कुछ नहीं है। मैंने कहा ठीक है, इनको रखना है इनको रख लें, आप लोग आपस में लड़े मत, आप नाराज ना हो, मेरी वजह से किसी जगह पे इख्तलाफ पैदा ना हो, और इसलिए मैंने ये ओहदा छोड़ दिया। ये कोई इतनी ऐसी- आसानी के साथ आपने कुर्बानी दे दी अपनी कुर्सी की। मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले हाई कोर्ट में जाएं, आप हाई कोर्ट में जाएं। नहीं, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है हाई कोर्ट जाने की, सीधा घर क्यों ना जाऊँ मैं। चूंकि बहुत से ऐसे मौके मिलते रहते हैं, और जो मल्टी क्वालिटीज के मालिक होते हैं लोग, वो जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पे चिमटे रहें या जिद करें कि मैंने यहीं बैठ के खिदमत करनी या कौम की या मुल्क की। किसी और जगह पे जाके अपने हुनर का मुजाहरा कर सकता हूँ मैं तो। सेठी साहब, अभी आपने फरमाया था कि लोग सरापा एहतजाज हैं मेरी कुर्सी छोड़ने पर, लेकिन मैंने तो किसी को एहतजाज करते हुए नहीं देखा। तुसी फिर अन्ने ना हो किधरे। अपनी नजर चेक कराओ। देखो, बात ये है कि ये तो साफ जाहिर है लोग एहतजाज कर रहे हैं, जी 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 और चूंकि वो एहतजाज मेरी वजह से नहीं कर रहे, जी, वो जो पीसीबी ने तरक्की की है मेरे टेन्योर में उस वजह से कर रहे हैं। आप ये देखें ना कि जितनी फतूहात मेरे दौर में ये क्रिकेट की टीम ने हासिल की हैं, वो कभी आपको किसी और दौर में नजर नहीं आएंगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो बच्चों को ट्रेन करना और उनको हौसला देना और उनके अंदर करेज पैदा करना। जी, पीएसएल भी आपने शुरू कराया जी। जी जी, पीएसएल शुरू करवाया, और फिर आप ये देखें कि हर दौर में पहले भी जब मैं आया था तो अल्लाह के फजल से क्रिकेट को हिला के रख दिया था। सर जी, आप कह रहे हैं कि मैं अपना हुनर कहीं भी आजमा सकता हूं, तो क्या आप हॉकी के चेयरमैन लग जाएंगे? ये तुसी सवाल किया या बादुआ दी
हाकी का चेयरमैन तो अब आपस में ही वो लग जाते हैं बेचारे। आए। हाकी तो रही नहीं है अब तो हाकी मेरा ख्याल है दुकानों से बिकनी बंद हो गई है। एक बात है सेठी साहब, आप जब भी आए हैं चेयरमैन, टीम में नखार पैदा हुआ। नहीं ठीक है आपकी बात, पीसीबी में आगे मैंने जिद्दतें और नई जोहतें इंट्रोड्यूस करवाई हैं, मगर ये जो हाकी की बात कर रहे हैं, हाकी का अब चेयरमैन नहीं लगना चाहिए, हाकी को तो अब ड्रिप लगनी चाहिए। अच्छा नजम सेठी साहब ये बताइएगा कि इससे पहले भी 2013-14 में आपके दरमियान और ज़का अशरफ के दरमियान तनाज़ा खड़ा हुआ। एक बार फिर आप दोनों के दरमियान ये तनाज़ा हुआ है। देखें वो जो तनाज़ा खड़े हुआ था, आपको मालूम है, याद होगा आपको कि कोर्ट ने मेरे हक में फैसला किया था। अब भी अगर मैं जिद करता अड़ जाता तो कोर्ट क्या, जरदारी साहब ने भी मेरे ही हक में फैसला दिया, मगर मैं इन फैसलों से पहले ही खुद दस्तबरदार हो रहा हूँ और सीट खाली कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि चलें ज़का अशरफ फारग बैठा हुआ है, वो इस काम पे लग जाए, मुझे तो सीट चाहिए नहीं, मैं तो पैशन के साथ बाहर निकलता हूँ। अच्छा जी जी, मैं अल्लाह के फजल से सुबह जब भी घर से निकलता हूँ पैशन के साथ निकलता हूँ। मेरे पास एक छोटा सा पप्पी है, उसका नाम पैशन है। तो मैं तो उसको लेके बाहर निकलता हूँ, क्योंकि पीसीबी की चेयरमैनशिप छोड़ना मेरे लिए तो कोई नुकसान नहीं है, नुकसान तो पीसीबी का है। घर की बात है आपकी। जी हाँ जी हाँ, मगर पीसीबी का बहुत नुकसान है, ये लोग भी महसूस कर रहे हैं, चूंकि लोगों को पता है कि सेठी के बगैर पीसीबी ऐसे ही है जैसे टायरों के बगैर गाड़ी हो, बल्कि मुंह के बगैर सेल्फी हो। देखिए ना, सेल्फी खींची हो, मुंह ही ना बीच में आए तो क्या फायदा? क्या फायदा? तो पीसीबी चल रहा है, बीच में सेठी नहीं है, तो वो क्या फायदा उसका? बल्कि इससे ज्यादा वाज़ेह मिसाल ये है कि आप कौन खा रहे हैं और उसमें आइसक्रीम नहीं है, आप मेरा पापड़ पकड़ के खड़े हैं। यानी आप कह रहे हैं कि आप आइसक्रीम हैं। देखिए कहानी का दी एंड नहीं हुआ फरीद, मियाँ साहब ने चौथी दफा अगर वजीर आज़म आना है तो फिर कहानी आगे बढ़ सकती है, इसलिए मैं को फड्डा डालना नहीं चाहता। और इस वक्त तो मैंने खुद इसलिए सीट छोड़ दी है कि मेरी वजह से जरदारी साहब के और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान कोई तनाज़ा खड़ा ना हो जाए, क्या जरूरत है। इसलिए मैं खुद ये कहता हूँ कि आप भाई दे दें, ज़का अशरफ को दे दें ओहदा, कोई ऐसी बात नहीं, मगर ये याद रखें कि पीसीबी की बका ज़का में नहीं है। वैसे बड़ी जल्दी की है आपने जाने की। और ताड़ा की ख्याल है पीसीबी चिल्ला कट के जाता। गोगा जी, नजम सेठी साहब जाते जाते बोर्ड मुलाजमिन की तनख्वाहों में 25 से 30% इजाफा भी कर गए। नहीं देखें, ये तो उनका हक बनता है, जितनी वो लोग मेहनत करते हैं और क्रिकेट के लिए सोचते हैं। मैं अगर थोड़ी देर और रहता तो 25-30% क्या, मैंने उनका 100% इजाफा करना था। 100%? जी होना चाहिए 100% की, बल्कि मैं रहता तो मैं 150% कर देना। मैं केड़ा पल्ले देना है? सेठी साहब पल्ले से नहीं देना, मुल्क की मईशत जिस हाल में उसमें 150% आप कर देते। वो यार मुल्क की मईशत आपको उसी जगह पे नजर आती है जहाँ पे मुल्क और कौम के वकार का मसला होता है। देखे पीसीबी में हमने अल्लाह के फजल से इतनी मेहनत करके तो कौमी वकार, मुल्क का वकार और इज्जत बहाल करवाई है, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि इनाम के तौर पर पूरे पीसीबी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बढ़ानी चाहिए और बोनस के तौर पर बड़ी ईद पे उनको एक लेला भी लेके देना चाहिए। भुट्टो आहो पुट्टे वास्ते सीट छड़ी है भाई। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। यार खुदा वास्ते जाने दें, आप अपने मुल्क के अंदर रह के जो आपको 10, 15, 20 लाख आपने इकट्ठा कर लिया है, उसके साथ वाकई को जो आप फरमा रहे हैं, इधर काम शुरू कर। यार ये जो यूनान के रास्ते में कश्ती वाला हादसा हुआ है, ये तो बड़ा ही दिल दोष है। हाय 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 हाय। जी अजीज़, बिल्कुल सही बात है। दिल बहुत ज़्यादा अफसरदा है ये वाक़या सुनने के बाद। और जब ये वाक़या सामने आया, मेरी नज़रों से गुजरा, मैंने जब खबर देखी, इसकी तफसील पढ़ी, तो आप यकीन जानो कि ऐसा लगा कि जैसे कि बेमौत मर गए हैं ये सारे लोग। और ये सब वो लोग थे जो बेहतर ज़िंदगी की तलाश में, बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में यूरोप जाना चाहते थे। और ये जो एजेंट्स हमने पहले भी अपने इसी प्रोग्राम के अंदर बैरून मुल्क जाने के हवाले से, जो ट्रैवल एजेंट्स हैं या ये जो डंकी लगाकर लोग जाते हैं, इल्लीगल तरीके से लोग जाते हैं, नहीं कम से कम 700, 750 लोग उस ट्रॉलर में मौजूद थे। उसका इंजन बंद हो गया, वहां पे खाने को कोई चीज उन्होंने नहीं दी, पानी उनके पास नहीं था। अब ये जो यूनानी जो कोस्ट गार्ड थे, कहा जा रहा है, उन पर इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने जनाब जो रस्सा डाला और रस्से के जरिए उसको खींचने की कोशिश की, उसमें तवाजुन खराब हुआ, इन पर इल्जाम ये। लेकिन ये भी एक बात है कि इसमें भूख और प्यास से जो लोग थे,
वो जो समंदर का वो रास्ता है, वहां पे मुख्तलिफ कंटेनर्स और वेसल्स आ जा रहे होते हैं। इतलात ये भी है कि उनमें से चंद ने उन लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर पानी की कुछ बोतलें फेंकी। इंजन खराब हो चुका था जिसमें अदम तवाजुन हुआ और ये ट्रॉलर डूब गया। अब यकीन करें कि इसके अंदर कम से कम 300, 400 पाकिस्तानी थे जिनसे एजेंट्स ने लाखों रुपए लिए। लोगों ने अपने क्या क्या चीजें बेची होंगी, किससे कर्ज लिया होगा, यार उधार लिया होगा। बात ये है फरीद साहब, ये बिल्कुल ठीक है, कल से लोग गालियां दे रहे हैं हुकूमतों को और अपना जिम्मेदार कभी किसी को ठहरा रहे हैं, कभी किसी को। हाँ जी। ये बिल्कुल हुकूमत की बेहिसी है या कह ले नाअहली है, मगर यार इसके साथ साथ ये जो लोग गए हैं इनकी लालच है। अब इस तरह के लफ्ज कहने नहीं चाहिए चूंकि इनके घरों में इस वक्त बड़ी सख्त परेशानी है, हाँ जी। मगर खुदा वास्ते आप ये देखें, अल्लाह के वास्ते ये देखें, रब ने ये कुरान पाक में कहा है, ये आयत बड़ी दफ़ा मैंने अपने प्रोग्राम में पढ़ी है। अल्लाह ताला कहते हैं कि अपने मखसूस रिज्क को नाजायज तरीकों से हासिल करके हराम मत करो। यार ये नाजायज तरीका है, ये नाजायज तरीके से आप जा रहे हैं। बिल्कुल। हम आपका 25-26 लाख रुपया देखें या आपकी ये तरीका कार जाने का देखें, ये नाजायज है, ये गलत, आप गैर कानूनी तरीके से जा रहे हैं। एक मुल्क के अंदर आप वीजे के बगैर नहीं दाखिल हो सकते। तो अगर आपको कोई कहता है कि आप मुझे 25 लाख दो, मैं आपको उधर पहुंचा दूंगा, हाँ। तो यार आपको चाहिए कि फौरी तौर पे मुतल्लका किसी अदारे से, कोई FIA या किसी पुलिस वाले से राब्ता करें, उसको पकड़वाएं। यार मैं एक वाकया इसके अंदर पढ़ के तो इतना दुखी हुआ हूं को अबू जर लड़का है गुजरात का, कुटाली साहब पिंड है शायद, जी। उसका वालिद ये बता रहा है यार 13 साल का वो बच्चा है, 13 साल का बच्चा, उसका छोटा भाई माजूर है, डिसेबल है और वो गरीब आदमी है। वालिद उसका जो है वो बेचारा कोई स्कूल वैन कुछ चलाता है, ड्राइवर है। अच्छा। यार उस बच्चे को किसी ने उनको वर्गलाया, उसके बाप को, कि तेरे बच्चे को मैं बाहर ले जाता हूँ, ये उधर जाके तुम्हें करोड़ों रुपया भेज देगा। उस बंदे का एक छोटा सा को घर था, उसने घर बेच दिया, 20 लाख रुपया उसे दे दिया, 6 लाख अभी देना था और बच्चा भी हाथ से गया। फिर फरीद साहब ये देखें कि सोशल मीडिया के ऊपर सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं इन जालिम डीलरों के मुतालिक, ये जो बाहर भेजने वाले लोग हैं। हाँ जी। फिर जो बाहर जाते हैं बेचारे, उनके मुतालिक किस तरह मर जाते हैं रास्तों में, किस तरह जाने कुर्बान कर देते हैं अपनी। यार खुदा वास्ते जाने दें, आप अपने मुल्क के अंदर रह के जो आपको 10, 15, 20 लाख आपने इकट्ठा कर लिया है, उसके साथ वाकई को जो आप फरमा रहे हैं इधर काम शुरू कर ये तरीके के भी रोकथाम होनी चाहिए जी। सर जी तरीके की रोकथाम देखो, अब मैं गवर्नमेंट को, हम लोग फौरी तौर पे गाली गलौज शुरू कर देते हैं। हाँ। मैं कोई गवर्नमेंट की तरफदारी नहीं कर रहा, क्योंकि ये हर गवर्नमेंट में हादसे हुए हैं। जी बिल्कुल। कोई एक का किसी का ये कसूर नहीं और सबका कसूर है। सही। अब मसला ये है कि ये जो गए हैं लोग, आपको पता है ये कैसे जाते हैं? लिबिया पहुंचते हैं, दुबई से लिबिया, दुबई का वीजा आसान है, मिल जाता है। हाँ जी। या लिबिया का वीजा भी कई लोगों को तो अराइवल मिल जाता है, वहां एंट्री मिल जाती है जी। या आसानी से मिल जाता है। लिबिया पहुंच के ये लोग उधर से यूनान है पहला मुल्क लिबिया के सामने, अच्छा। बीच में समंदर है, उधर डीलर जो बैठे हुए हैं वो इनसे राब्ता करते हैं, इधर के ये बदबख्त डीलरों से। नेटवर्क है पूरा। हाँ, वो आप लिबिया पहुंचाएं, लिबिया से आगे हम पहुंचाएंगे। अच्छा। वो कोई 3-4 हजार डॉलर एक बंदे का लेके वो फिर कश्ती के जरिए उनको यूनान में दाखिल करना है जी। अब अगर आप ये कहते हो कि यूनान यूरोप का मुल्क है जी। यूनान यूरोप में है ना जी, आप यूनान में दाखिल हो गए तो आपके लिए 38 मुल्कों का दर खुल गया। वहां पे 35, 36, 37 जितने भी वो शेंगन वीजे के अंदर मौजूद हैं, यूरोप के अंदर जो मौजूद हैं, वो सारे आपके लिए खुल गए। तो इसलिए यूनान दाखिल होते हैं। अब यूनान के लोग अगर आप लोगों को नहीं दाखिल होने देते या आप पे फायरिंग कर देते हैं या कुछ भी, ये उनका हक है। उन्होंने अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। वो हमारी तरह बेवकूफ लोग नहीं हैं, उन्होंने अपने मुल्क की हिफाजत करनी है ना जी। हाँ जी। आप नाजायज तरीके से भी आ रहे हैं और वो आपको अंदर आने दें, किस लिए जी? क्यों?
आप इधर से क्यों नहीं सोच रहे कि हम नाजायज कर रहे हैं? बिल्कुल अजीजी, मैं तो इस बात के ऊपर हूं कि एक तो हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियों का इदराक करना चाहिए, एहसास करना चाहिए, जी। इस तरह के जो एजेंट्स हैं उसके ऊपर मुकम्मल क्रैकडाउन करना चाहिए, और दूसरी तरफ जो लोग हैं उनको भी अब ये समझ जाना चाहिए कि जो गैर कानूनी तरीका है इस तरीके से बाहर जाने के लिए खुदा के वास्ते अपनी जिंदगियों को दाव पर ना लगाएं। जी, जी। ये जिंदगी बहुत कीमती है। बिल्कुल। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। मशहूर और मारूफ कलमकार तारिक बलोच सहराई लिखते हैं, जिंदगी मुस्कुराते हुए गमों का चिल्ला काटने का फन है। वाह। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।